Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के पेपर भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती है। जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारा जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 सोशल साइंस का हिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने वर्कशीट पे लिया है ना, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आ 1000 ईयर्स, है ना। जो हजारों सालों में क्या क्या जो बदलाव हुए हैं, इस चैप्टर में हम उसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली हमारा मिडाइवल पीरियड है ना। ये हमारी क्या है, मिडाइवल हिस्ट्री। तो उसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। फटाफट से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है। और आपके सामने क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग का चैप्टर है, तो ऑब्वियसली चैप्टर नया है, मतलब पहला है, तो इंट्रो तो देगा ही वो। उसके बाद फिर बाकी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। चलो, क्या है पहला क्वेश्चन, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700, है ना। 700 के बाद के पीरियड की हमें कोई भी इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलती देखने को। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये सही है कि 700 के बाद, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना इस मिडाइवल हिस्ट्री का, वो ऐसा ही है 700 से लेके 1750 का। यहाँ का जो टाइम है 700 से लेके 1750 का है, ऐसा हम मानते हैं। तो क्या ये सही है कि हमें कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिलती, इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते, सॉरी इंस्क्रिप्शंस यानी जो हम हार्ड सरफेसेस पे लिखते हैं जैसे स्टोन्स और मेटल में? क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल मिलते हैं। द मराठाज असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में मराठा ने अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दिखाई है। मराठा पावर यहाँ पे देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर पीरियड में। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, बताओ। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या हमें मराठा पावर यहाँ पे देखने को मिलती है? सही होगा या नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, बिल्कुल ट्रू है ना, देखने को मिलती है। Forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlement. इस ड्यूरेशन में ये भी देखने को मिला कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले, फॉरेस्ट ड्वेलर्स या सिटी ड्वेलर्स, तो ड्वेलर्स मतलब जो वहाँ रहते हैं, तो फॉरेस्ट में रहने वाले कई बार उनके साथ ये होता था कि उनको उनकी ज़मीनों से हटा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि पर्पस ये था कि भाई हटाएंगे, वहाँ के फॉरेस्ट खाली करेंगे तो क्या बनाएंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड बनाएंगे, तो इसीलिए इनको इनकी जगहों से हटा दिया जाता था। इज इट ट्रू और फॉल्स? मतलब बेचारे जो रह रहे हैं, जिनका घर है, एग्रीकल्चर भी जरूरी है ऑब्वियसली, लेकिन फॉरेस्ट भी जरूरी है नेचर के लिए। बट हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऐसा उन लोगों के साथ हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सुल्तान गयासुद्दीन बलबान कंट्रोल आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। जो सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबान, उनके कंट्रोल में आसाम, मणिपुर और कश्मीर एरिया था। सही बात है क्या, बताइए। सोचिए सोचिए इसके बारे में, तो अच्छे से सोचिए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ट्रू, कंट्रोल में था। ठीक है, चलो नाउ फिल इन द ब्लैंक से आपके पास ज्यादा नहीं है, ओनली 3। आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर कैप्ट। आर्काइव्स ऐसी जगह है जहां पर रखा जाता है, क्या रखा जाता है ना। आर्काइव्स ऐसी जगह है जहां पे चीजें रखी जाती है। कौन सी चीज की बात हो रही है? डैश वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर कौन से थे इस चैप्टर में जिनके बारे में हमने पढ़ा? तो 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर कौन से थे? डैश एंड डैश वर सम ऑफ द क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इनटू द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। चलो, आर्काइव्स में क्या रखे जाते हैं, मनुस्क्रिप्ट्स या इंस्क्रिप्शंस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मिनाज सिराज की बात हो रही है, अलब्रूनी की बात हो रही है, जियाउद्दीन बर्नी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जियाउद्दीन बर्नी, है ना। 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे। अब यहाँ पे तो आपको बहुत सारी क्रॉप्स बतानी, पोटेटोज थे, कॉर्न्स थे, है ना, चिलीज एंड ऑल। चलो देखते हैं, पोटेटोज, कॉर्न्स, चिलीज, टी एंड कॉफी, इस टाइम पे ये जो है क्रॉप्स हमें देखने को मिली, इंट्रोड्यूस हुई थी। इससे पहले आप 6th में पढ़कर आए हो, आपको वीट, बार्ले, राइस यही सुनने मिला होगा। ये अब इस कॉन्टिनेंट में अब जो इस टाइम पे ये मिली देखने को। ठीक है, क्लियर। चलो नाउ क्वेश्चन 3, वाई वॉज अल इदरसी नोन फॉर। किस चीज के लिए अल इदरसी को जाना जाता था?
अल इधर सी, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले हमने इन्हीं जो है क्या बोले इनके लिए, क्या अच्छा एक टर्म यूज़ किया जाए, इन्हीं महान इंसान के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। इन्होंने मैप बनाया था, कार्टोग्राफर थे क्या ये? क्या होगा आंसर, चलो देखते हैं। अल इदरसी वॉज नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल कार्टोग्राफी। अब आप बोलोगे मैम ये तो ठीक है, लेकिन ये कार्टोग्राफी क्या होता है? ये तो ध्यान ही नहीं। देखो, जो मैप्स बनाना जानता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं, और जो मैप्स बनाए जाते हैं उसको क्या बोली जाती है? कार्टोग्राफी। अल इदरसी ने कितना अच्छा काम किया था, हमने देखा था ना, हमारे इंडिया के मैप को उल्टा बना दिया था। क्या कर दिया था? जो हमारा साउथ इंडिया है श्रीलंका वाला ऊपर नॉर्थ में दिखा दिया था, और जो नॉर्थ है वो नीचे साउथ में दिखा दिया था। उल्टा मैप इन्होंने ड्रॉ कर दिया था। क्लियर? सबसे बड़ी मिस्टेक हमने मतलब इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाई थी, हमने देखा था चैप्टर में। नेम द पोएट हु यूज द टर्म हिंद फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको उन पोएट का नाम बताना है जिन्होंने टर्म हिंद, है ना, पहली बार जो टर्म है हिंद यूज किया था। किसने यूज किया था हिंद टर्म? कौन हो सकते हैं जो हिंद टर्म यूज कर सकते हैं? किसकी बात हो रही होगी? नेम द पोएट हु यूज द टर्म हिंद फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सारे लोग, देखो, किसी ने हिंदुस्तान, किसी ने हिंद, बहुत सारे पोएट्स का डिस्कशन हमने इस चैप्टर में देखा है। ये तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल वाली चीज़ रहती है। देखो, आमिर खुसरो यूज द टर्म हिंद इन हिज पोएम्स। किसने यूज किया था? आमिर खुसरो ने। ठीक है, ध्यान से देख लो, किसने हिंद टर्म यूज किया था? तो आमिर खुसरो ने यूज किया था। क्लियर? चलो, हु रूल दिल्ली इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में दिल्ली को किसने रूल किया था? 13th सेंचुरी में दिल्ली को कौन रूल कर रहा था? मुगल्स थे, या दिल्ली सुल्तान्स थे, या उससे पहले चौहान्स थे, राजपूत थे, कौन? चलो देख लेते हैं। गियासुद्दीन बलबन रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम 1366 टू 1287 अकॉर्डिंग टू संस्कृत टेक्स्ट। देखो, हमें पता कैसे चलता है, एक संस्कृत टेक्स्ट है उसके थ्रू ये प्रूफ मिलता है कि कौन थे जो रूल करे थे। गियासुद्दीन बलबन थे, है ना, जिन्होंने 1266 से लेकर 1287 तक रूल किया है दिल्ली में। क्लियर? चलो, नेम द कंट्रीज दैट कंप्राइजेज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कौन सी कंट्री कंप्राइज करती है, मतलब थी उस टाइम पे? बंटवारा है जो पार्टीशन है वो तो बाद में हुआ ना, उससे पहले तो पूरा हम एंटायर सबकॉन्टिनेंट ही बोलते थे। तो कंट्रीज का आपको नाम बताना है। चलो देख लेते हैं फटाफट से कौन सी कंट्रीज की बात हो रही है। इट इंक्लूड्स इंडिया। क्या क्या था? इंडिया तो था ही, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, इंडिया तो था ही। अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ था, म्यांमार भी जुड़ा हुआ था जिसे पहले बर्मा बोलते थे, भूटान भी था, बांग्लादेश, ये सब पहले क्या था? इंटायर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ें थी, ये सारी कंट्रीज इंक्लूडेड थी। अब हम ज़रूर बोलते हैं कि इंडिया अलग है, अफगानिस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है, म्यांमार अलग है, भूटान अलग है, बांग्लादेश अलग है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी साथ में। क्लियर? चलो, Who was the legitimate leader of the Muslim community according to Shia Muslims? है ना, मुस्लिम्स की हमने दो कैटेगरी देखी थी, शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स। तो शिया कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्हें कौन जायज लीडर लगता था? है ना, लेजिटिमेट मतलब इसका मतलब होता है जायज। तो कौन इनका जायज लीडर आपको लगता था शिया मुस्लिम्स का? क्या होगा, जल्दी बताइए, क्या हो सकता है आंसर? उनके अकॉर्डिंग कौन था? चलो देख लेते हैं। Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community according to Shia Muslims. Shia Muslim के अकॉर्डिंग कौन थे? प्रोफेट मोहम्मद के जो मतलब बेटे, उनके सन इन लॉ, बेटे नहीं मतलब सन इन लॉ, अली मतलब दामाद, हम कह सकते हैं, जो कि लेजिटिमेट लीडर माने जाते थे मुस्लिम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग टू शिया मुस्लिम, शिया मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो, Which were the areas included in Hindustan by Minhaj Siraj in his writings? मिनाज सिराज ने, है ना, उन्होंने जब हिंदुस्तान मतलब बात की जा रही थी, विच वर द एरियाज, उन्होंने हिंदुस्तान में इंक्लूड करे थे मिनाज सिराज ने अपनी राइटिंग्स में। कौन से एरियाज़ को इन्होंने हिंदुस्तान में इंक्लूड किया हुआ था? जब वो टर्म हिंदुस्तान यूज़ कर रहे थे तो कौन से क्षेत्रों को इन्होंने उस पर मिलाया हुआ था, इंक्लूड किया हुआ था, वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं। मिनाज है सिराज यूज हिंदुस्तान टू रिफर द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। क्या हो जाएगा आंसर? कौन से एरियाज को इन्होंने करा? क्या क्या एरियाज इसके अंदर आ जाएंगे? मिनाज सिराज ने कौन सा एरिया यूज किया है? एरियाज ऑफ पंजाब, पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया, और जो जमीन है, जो लैंड से किसके बीच में? गंगा एंड यमुना के बीच में, ये वाले एरियाज वो कह रहे थे कि किसके हैं? ये
मतलब किसके अंतर्गत आते हैं, ये हिंदुस्तान है। उनके हिसाब से हिंदुस्तान सिर्फ यही था, ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग मानने का तरीका था कि हाँ ये हिंदुस्तान है, कोई बोल रहा था इतने से इतना एरिया हिंदुस्तान है, क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं ना कि भाई हाँ ये नेशनल बाउंड्री है, ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फ्रंटायर है, ये जगह है, पहले तो ऐसा कुछ विभाजित था नहीं। अब उनके हिसाब से उन्होंने पंजाब हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच का एरिया उसको हिंदुस्तान मान रहे थे। क्लियर? चलो, व्हाट इज मेंट बाय खलीफ और खलीफास? कैलिफ और खलीफास से आप क्या समझते हो? खलीफ और खलीफास से आप क्या समझते हो? इट इज अ टाइटल गिवन टू द हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। सुन्नी मुस्लिम्स एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द खलीफास। ये क्या है? मुस्लिम कम्युनिटीज में जो टाइटल्स ये लोग देते हैं वो टाइटल्स दिए गए हैं। जो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं उन्होंने किसकी अथॉरिटी मान रखी है, किसकी सुपराइटी मान रखी है? खलीफास की। क्लियर? चलो, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू हाउ मैनी पीरियड्स? ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हिस्ट्री को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है ना? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारत की जो हमारी हिस्ट्री है कितने उसमें डिवाइड किया है? देखो 3 में ही डिवाइड किया है। ये ना आप फर्दर और अच्छे से क्लास 8th में पढ़ोगे, आपके वेरी फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा। इन्होंने कैसे डिवाइड कर दिया था? ये कह रहे थे भाई हमारे यहाँ जो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है हमारे इंडिया का, कैसा है? हिंदूज राजा थे तो हिंदूज में डिवाइड करा, मुस्लिम्स में और ब्रिटिश में। वो भी किसने? स्पेशली आपको नाम याद हो, हमने पढ़ा भी था चैप्टर में, कौन थे कि जिसने किया था? जेम्स मिल ने। किसने किया था डिवीजन? जेम्स मिल ने। उनका ये मानना था कि हमारे इतिहास में कुछ खास हमने कुछ अचीव नहीं किया, बस हाँ रिलीजन ही चेंज हुए। पहले हिंदूज राजा हुआ करते थे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें ज़्यादा करके हिंदूज राजा मिले तो हिंदूज राजा। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री जो अभी आप पढ़ रहे तो वहाँ पे मुगल्स, दिल्ली सुल्तान तो मुस्लिम्स थे, फिर ब्रिटिश आ गए। तो उन्होंने रिलीजन पर फोकस करा, ना कि अदर डेवलपमेंट्स में। क्लियर? चलो, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट नेम्स गिवन टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो अलग अलग नाम दिए गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनके बारे में आपको बताना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बहुत से अलग अलग नामों से पुकारा गया है ना। बोल भले हिंदुस्तान रहे, चलिए उसको भी कोई कुछ कह रहा है, कोई जैसे बाबर कह रहा है कि जो ज्योग्राफी है, फ्लोरा फौना, इसको लेकर वो कह रहे हैं हिंदुस्तान है ना। मिनहाज सिराज कह रहे हैं कि ये जो यमुना गंगा का बीच का एरिया है, दिल्ली पंजाब हरियाणा का एरिया, इसको वो दिल्ली कह रहे हैं। तो सबका अपना अपना तरीका था। The term Hindustan was first used by Minhaj Siraj, a Persian chronicler. Minhaj Siraj कौन थे? 13th सेंचुरी के पर्शियन क्रॉनिकलर थे। 13th सेंचुरी के पर्शियन क्रॉनिकलर थे। अमीर खुसरो, द नोटेबल पोएट, यूज द वर्ड हिंद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 14th सेंचुरी इन हिज पोएम्स। अब इन्होंने यूज करा हिंदुस्तान, फिर और कौन आए? अमीर खुसरो आए। वो भी एक अच्छे नोटेबल फेमस पोएट थे जिन्होंने हिंद टर्म दिया फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया को। कौन सा टर्म दे दिया? हिंद को। हिंद टर्म दे दिया 14th सेंचुरी में। अपनी पोएम्स में क्या टर्म यूज करें? हिंद। मुगल एम्परर बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स। अब इनका अलग कहना है कि भाई हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान है जो हमारी ज्योग्राफी, जो हमारा फौना है, कल्चर है इनहेबिटेंट्स का, तो उन्हें हिंदुस्तान कह रहे हैं। यानी जगह एक ही है लेकिन कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो कौन कौन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 13th सेंचुरी में मिनहाज सिराज ने कहा, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने हिंदुस्तान टर्म लेकर आए, है ना, पर्शियन क्रॉनिकलर थे। अमीर खुसरो कौन सा टर्म लेकर आए? हिंद टर्म लेकर आए 14th सेंचुरी में। फिर मुगल एम्परर बाबर हिंदुस्तान टर्म लेकर आए, किसके लेकर आए? जो ज्योग्राफी और फौना और जो हमारा कल्चर है, इनहेबिटेंट्स का जो रहते थे, उसके रिगार्डिंग इन लोगों ने अकॉर्डिंग इन्होंने नाम दिया इंडिया को। ठीक है, कोई हिंद कह रहा है तो कोई हिंदुस्तान कह रहा है। ठीक है, चलो, हाउ इज द स्टडी ऑफ टाइम कैरिड ऑन बाय हिस्टोरियंस? टाइम की स्टडी, वक्त की स्टडी, किस तरीके से जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस चीज़ को कैरी करा। अब हम इतिहास के बारे में जानते हैं, इतिहास को पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा उसको इस तरीके से उसका डेटा तैयार करना, इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना, इट्स क्वाइट काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट जॉब। मतलब ऐसा नहीं कि इतना आसान है कि अगर आप राजपूत के बारे में कुछ बता रहे हो, अकबर के बारे में कुछ बता रहे हो, तो जगह जगह से आपको सोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे और कैसे कैसे अलग अलग टाइम पे क्या क्या चीज़ हुई है वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं। टाइम इज़ यूज बाय हिस्टोरियंस इन अ वे
different from the other people in the society. It does not mean just a passing of hours, days or years. For them it reflects the changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of different ideas and beliefs. अगर हम बोल रहे हैं कि हिस्टोरियंस ने टाइम ऐसे डिवाइड करा है कि हाँ कुछ घंटों में बदला, कुछ दिनों में बदला, कुछ सालों में, कुछ महीनों में, नहीं, उनके हिसाब से टाइम चेंज होने का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से समाज में और इकोनॉमी में, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में कैसे बदलाव आए, तो वो उनके हिसाब से मानते हैं कि भाई हाँ कुछ डिवीजन है टाइम के बेसिस पे, ठीक है। तो टाइम इज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस इन अ वे डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल इन द सोसाइटी। जैसे लोग हैं टाइम को बोलते हैं वक्त है भाई, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, ऐसा 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 मेजर करते हैं, लेकिन इनके हिसाब से वो चीज़ नहीं है। इनके हिसाब से टाइम क्या है, मतलब अगर अपन सोच रहे हैं कि भाई आवर्स है, डेज है, ऐसा नहीं इनके हिसाब से। फॉर देम इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इनके हिसाब से अगर सामाजिक और आर्थिक जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज हुए हैं, इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड बिलीव्स, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री जैसी थी, आप जो पढ़ के आए 6th में, वो काफ़ी अलग थी मिडाइवल हिस्ट्री से। आप जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे वो मिडाइवल हिस्ट्री से बहुत अलग रहेगी। यानी टाइमली क्या चेंजेस हुए, तो आपको सोशल चेंज बहुत दिखेंगे, समाज में बहुत बदलाव आपको दिखेंगे, है ना। आपको जो है इकोनॉमी में बहुत बदलाव दिखेंगे, आपको कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चर में बदलाव दिखेंगे। तो यही इसी टाइम के हिसाब से लोग मेजर करते हैं हिस्ट्री को, क्लियर, ना कि साल के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, ठीक है। चलो, paper became cheaper in the later years of medieval period. How it affected the people? पेपर बहुत सस्ता हो गया था, है ना। जो बात का टाइम था मिडाइवल पीरियड का, उस टाइम पे पेपर बहुत सस्ते सस्ते मिलने लग गए थे। तो कैसे इन्होंने लोगों की लाइफ को, लोगों को अफेक्ट करा था, पेपर का सस्ता होने से क्या फ़ायदा मिला था, क्या नुकसान था, जो भी था, क्या अफेक्ट पड़ा, वो हमें बताना है। चलो, Historians relied on coins, inscriptions, architectures and textual records for collecting historical information. Historians हमेशा किस पे डिपेंड रहे, रिलाई करते हैं वो कॉइन्स पे, है ना, सिक्कों पे, इंस्क्रिप्शंस पे, आर्किटेक्चर पे, है ना, या टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, जो भी उन्हें लिखित में रिकॉर्ड मिल गए, फॉर कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। जो भी उन्हें ऐतिहासिक जानकारियाँ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो कॉइन्स को देखकर पता करते थे, है ना, इंस्क्रिप्शंस को देख के करते थे, आर्किटेक्चर या टेक्सुअल रिकॉर्ड्स को देखकर उन्हें पता चलता था। ग्रेजुअली पेपर बिकम चीपर, धीरे धीरे पेपर क्या हो गया, पेपर सस्ता हो गया, धीरे धीरे पेपर सस्ता होने लग गया। अब एंड मोर वाइडली अवेलेबल इन मिडाइवल पीरियड, और अवेलेबल भी बहुत होने लग गया, बहुत सस्ता भी पड़ गया और बहुत ज़्यादा मिलने भी लग गया। दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ पेपर इन राइटिंग होली टेक्स्ट बाय प्रीस्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सन्स, सेंट, पेटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। अब पेपर चीप होने लग गया तो लोग क्या करने लगे, फटाफट से पेपर का यूज़ करने लग गए। जैसे अब पेपर में क्या क्या लिख रहे हैं, दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ पेपर। अब जैसे कोई भी होली टेक्स्ट प्रीस्ट की, वो इसमें लिख रहे हैं, है ना, क्रॉनिकल से रूलर्स के, वो इसमें लिख रहे हैं, है ना, लेटर्स हो गए, टीचिंग्स हो गए, ये सब लिख रहे हैं, जो भी संत की टीचिंग है, लेटर्स है, वो इसमें मेंशन कर रहे हैं, पेटिशंस हो गए, जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, वो सब इसमें लिख रहे हैं, एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, कुछ भी अकाउंट्स और टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे लिख रहे हैं। बेसिकली इन पेपर में किसी राजा के बारे में लिखा जा रहा है ना, या कोई संत महात्मा की जो भी प्रीचिंग है, शिक्षाएं, टीचिंग्स है, वो लिखा जा रहा है, या जो भी टैक्सेस है, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स है, वो मेंशन किया जा रहा है। क्लियर? चलो, What are the differences between the region of Hindustan of 13th century and the modern India? क्या differences हमें देखने को मिलते हैं, है ना, हिंदुस्तान रीजन में जो 13th सेंचुरी के टाइम पे था और जो मॉडर्न इंडिया है, अब क्या डिफरेंसेस हम देख पाते हैं, बताओ क्या डिफरेंसेस हम देखेंगे। पहले कैसा था 13th सेंचुरी में, और मॉडर्न आज का हमारा जो भारत है वो कैसा है, चलो देख लेते हैं। The Hindustan of the 13th century implied the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. Minhaj-e-Siraj used the term in a political sense for land consisting of a part of the areas of the Delhi Sultanate. The modern India included all the South India which was excluded in the 13th century. देखो 13th century के हिसाब से बात करें तो 13th century में South India included नहीं था पहले। 13th century में क्या क्या एरिया था, पंजाब, हरियाणा या ऐसा लैंड्स जो या गंगा यमुना के बीच में था, ये ना नॉर्थ के एरियाज इंक्लूडेड थे, साउथ के एरियाज कहाँ थे। और मिनाज सिराज इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं एरियाज को क्या मानने लग गया था कि ये हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से कि ये एरिया जो था दिल्ली सुल्तान्स के अंडर था, है ना, ये एरिया दिल्ली सुल्तान्स के अंदर था, तो इनको क्या मानने लगे कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है।
द मॉडर्न इंडिया इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो उसमें तो साउथ इंडिया इंक्लूडेड है ना, जो 13th सेंचुरी में नहीं था। 13th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान्स के अंदर साउथ इंडिया नहीं था, तो क्या वो हिंदुस्तान है? लेकिन मिनाज सिराज उसी को उतने को हिंदुस्तान माना जाता था। मॉडर्न हिंदुस्तान पूरा है हमारा, साउथ भी इंक्लूडेड है। क्लियर? चलो, हाउ डिड जातीज मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। किस तरीके से जातीज अपने जो मेंबर्स हैं उनके कंडक्ट्स वगैरह इनको मैनेज करती थी, है ना, किस तरीके से मेंटेन करती थी, क्योंकि इनके अपने अपने जो है जातीज बनी हुई थी, कैसे रूल्स होने चाहिए, कैसे रेगुलेशंस होने चाहिए, कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें रहती थी। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। In the medieval period, as society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste. They ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. है ना? देखो, पहले ऐसा जाति वाति का कुछ था नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज बढ़ने लग गया, तो अब इनमें कैसा डिवीजन होने लग गया, जाति के अकॉर्डिंग सब अपना अपना बढ़ गए कि हमारी जाति का ग्रुप है या हमारा ग्रुप है। तो वही हमें बताना है कि कैसे जो मेंबर्स थे जाति के, मेंटेन कैसे करते थे, मैनेज कैसे करते थे अपने ग्रुप को। इन द मिडाइवल पीरियड, एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट। जातीज बोल लो या सबकास्ट में सब अपना अपना डिवाइड हो गए, इसकी कास्ट है, इसकी जाति, इनकी कम्युनिटी है। क्लियर? They ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. अब इनकी रैंकिंग कैसे होने लग गई, इनको किस तरीके से रैंक करने लग गए, इनके बैकग्राउंड के बेसिस पे, है ना, और इनके ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे कि काम कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब क्या काम कर रहे हैं, कोई लेबर तो नहीं है, तो पॉटरी पॉटर है तो उसके हिसाब से रैंक रहेगी, कौन एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसके हिसाब से रैंक रहेगी, है ना, या बैकग्राउंड कैसा, उसके अकॉर्डिंग रैंक इनकी डिसाइडेड रहती थी। तो बेसिकली यहाँ पे रैंक सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जातीज के क्या थे, अपने खुद के नीति नियम थे, अपने खुद के रूल बना रखे थे। भैया हमें क्या करना है, हमें हमारे मेंबर्स को, हमारी चीज़ों को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे भाई, हम अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे। These regulations were enforced by an assembly of elders. अब ये जो रेगुलेशंस हैं इनको कौन चलाता था, लागू कौन कराता था इन चीज़ों को, कि कोई रूल बन गया, कोई नियम बन गया, तो रेगुलेट कौन कराएगा, जो है लागू कौन कराएगा, इन्फोर्स कौन कराएगा, तो असेंबली में कराने वाले रहेंगे एल्डर्स, जो बड़े लोग रहेंगे ना एल्डर्स, उनका काम रहेगा कि भाई ये डिसीजन है, ये चीज़ें हैं, आप इन्हें लागू कराओ। They were described in some areas as the जाति पंचायत। किसी एरियाज में इन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें कहा जाता था कि ये जाति पंचायत है। ठीक है, पंचायत में जैसे रहता है, आपने पढ़ा होगा 6th में भी, लीडर जो रहते हैं, लीड करते, सरपंच वगैरह, पंचायत सभा, पंचायती राज सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे ही ये हेड लीड करते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको जाति पंचायत भी कहते हैं। जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस विच वर गवर्न बाय द चीफ्टन्स। अब ऐसा नहीं कि जातीज हैं तो इनके अपने रूल्स होंगे, इनके अपनी जो है चीज़ें होंगी, नहीं, अगर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज विलेज के हेडमैन या विलेज के सरदार ने बनाए होंगे, तो जातीज को वो फॉलो करने पड़ते थे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जातीज अपनी अपनी बनने लगी थी, जाति और सब कास्ट जिन्हें हम कह रहे हैं, खुद के रूल्स, खुद के रेगुलेशंस ये लोग बनाने लग गए थे। मेंबर्स को क्या काम करना है, किसका क्या काम रहेगा, उसको मेंटेन करने लग गए थे, मैनेज करने लग गए थे। और ये जो रेगुलेशन है इनको लागू कौन कराता था, किसका काम रहता था, एल्डर्स की जो असेंबली रहती थी, सभा रहती थी, वो लोग करवाते थे। और इन्हीं असेंबली को, जो एल्डर्स की असेंबली रहती थी बड़ों की, इनको क्या माना जाता था, जाति पंचायत, कि भाई आप जाति पंचायत है। अब दे वर डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत। जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। जातीज को ये भी कहा जाता है कि भाई आप क्या करिए, अपने गांव के लिए जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो गांव के सरदार हैं, है ना, कुछ भी जो भी नीति नियम बना रहे हैं, आपको उनको भी फॉलो करना है, उनको भी मान्य रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं नहीं हमारा अलग है, तो नहीं, गांव के रूल्स रेगुलेशन है, उनको भी मानो। क्लियर? हाउ हिस्टोरियंस वर्क इन इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। किस तरीके से हिस्टोरियंस ने काम करा, वर्क करा, किस चीज़ को लेके, समझाने में, इंटरप्रेट करने में और एनालाइज करने में हिस्टोरिकल इवेंट्स को, है ना, किस तरीके से इन्होंने जो भी ऐतिहासिक इवेंट्स रहे हैं उनको इंटरप्रेट करा, बताया, और कैसे उन इवेंट्स को एनालाइज किया, क्योंकि दिक्कत परेशानी तो आती होगी, लेकिन कैसे इन्होंने समझा होगा, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करी होगी, वहाँ से करी होगी, फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट किया होगा, एनालाइज किया होगा। चलो देखते हैं। Historians rely on different types of available sources of history to continue their research or and work. अब देखो, आपको अगर कुछ करना है ना, आपको बहुत सारे लेवल पे बहुत सारी जानकारी आपको इतिहास की चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ेगा, है ना। तो हिस्टोरियंस को क्या करना पड़ा, अलग अलग सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ता है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जो सोर्सेज हम देखते हैं ना, मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को स्टडी करने के सोर्सेज बहुत सारे कॉमन जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन से हो सकते हैं, क्या क्या रहेंगे आपके, कॉइन्स, है ना, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकती है, कॉइन्स हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो गए, पेंटिंग्स हो गई, है ना, और क्या हो गए, बिल्डिंग के रिमेन्स हो गए, रिमेन्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, है ना, और क्या हो गए, आर्किटेक्चुरल रिकॉर्ड्स हो गए, चलो, ऑर्नामेंट्स, और भी बहुत सी चीज़ें। तो अगर हिस्ट्री को रीड करना है, स्टडी करना है, जो इतनी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, भाई किसके सिक्के, कौन से ज़माने के सिक्के, किसके इंस्क्रिप्शन से, ये पेंटिंग इस ज़माने की, जो भी रिमेन्स मिले बिल्डिंग्स या किसी भी जगह के, तो वो कहाँ के, स्कल्पचर जो मिले उसको रीड करेंगे, जो भी टेक्स्ट में लिखे हुए रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं उनको स्टडी करेंगे, ऑर्नामेंट्स वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें जैसे क्रॉनिकल्स एंड ऑल। तो इतनी सारी चीज़ों पर ऐसा तो आपने देखा नहीं ना कि सिर्फ कॉइन्स लिखा है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो क्या सिर्फ कॉइन्स लिखा है क्या, बाकी कुछ नहीं, इतने सारे सोर्सेस पे इनको निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है कि मैप्स में अलग अलग मैप्स को देखेंगे, फिर कॉइन से पता करेंगे, फिर टेक्सचुअल रिकॉर्ड से पता करेंगे, तब जाके फाइनली कुछ वो पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और फाइनल हमें कुछ बता पाएंगे, इतनी सारी चीज़ों पे निर्भर होने के बाद। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, मैप्स पे डिपेंड करना पड़ता है, इन्हें इंस्क्रिप्शंस पे डिपेंड करना पड़ता है ना, कॉइन्स पे डिपेंड करना पड़ता है, पोएट्री पे डिपेंड करना पड़ेगा, कोई भी कविताएं पढ़ के उससे समझ में आ रहा हो, ऑर्नामेंट्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, क्रॉनिकल्स हो गए, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड के थ्रू ये क्या कर पाते हैं, ये जो है हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। Many historians analyze the changes in the social, political and economic aspects of the society. बहुत से जो historians हैं उन्होंने एक चीज़ एनालाइज करी, उन्होंने ये देखा कि सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, है ना, समाज में बहुत बदलाव आए हैं, है ना, क्या हुआ है, सामाजिक और मतलब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में चेंजेस हमें देखने को मिले हैं समाज में, सोसाइटी में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड आर्काइव्स आर ऑल्सो अ ग्रेट हेल्प फॉर हिस्टोरियंस। आर्काइव्स में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं हमें, है ना, इन चीज़ों को जानने में, इवेंट्स को जानने में, और जो भी हिस्ट्री में हुआ है तो हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू देख सकते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जिसमें किसी राजा के बारे में लिखा हो, है ना, या कोई आदेश लिखा हो, या संत महात्मा ने कुछ लिखा हो, कुछ भी चीज़ें जो लिखी गई होगी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, उनको पढ़ के भी हमें चीज़ें समझ में आ सकती कि भाई हाँ ये पास्ट में चीज़ें हुई थी। क्लियर, चलो। What major changes were noticed between 750 and 1750 AD? 750 और 1750 AD, 1750 जो मैंने अभी लिखा भी था, AD यानी जो आपका कॉमन एरा जिसे बोला जाता है, क्या मेजर चेंजेस, क्या बड़े बड़े बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्या बड़े बड़े बदलाव आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, चलो देख लेते हैं क्या क्या भाई। Throughout the period, there was a gradual clearing of forests and the extension of agriculture. देखो सबसे पहले देखने को मिला कि इस पूरे पीरियड में ज़्यादा करके चीज़ें देखने को मिली कि एग्रीकल्चर को तो बढ़ावा दिया गया था, किसको, एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ावा दिया गया, तो इसलिए जंगल वगैरह को काटा गया, साफ किया गया। These changes in their habitat forcing the forest dwellers to migrate into new lands. और यही चेंजेस के कारण, है ना, इनकी हैबिटेट में चेंज होने के कारण बेचारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको ना चाहते हुए भी अपनी ज़मीनों को छोड़ छोड़ के जाना पड़ा था नई नई जगहों में। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, उनकी घर ही काट रहे हैं, उनके जंगलों को ही काटा जा रहा है खेती बाड़ी के लिए, ज़मीन बढ़ाने के लिए, तो बेचारे ज़मीनें छोड़ छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे थे। मैनी अदर स्टार्टेड टेलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। और काफ़ी जो कुछ मतलब कुछ जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उन्होंने भी खेती बाड़ी शुरू कर दी। अब कुछ होते हैं ना कि अरे यार चलो दूसरी जगह चलो, यहाँ पे काम नहीं बन रहा, और कुछ लोग होते हैं कि चलो ये काम हो रहा है अपन भी यही काम करने लग जाते हैं, तो कुछ लोग खेती बाड़ी करने लग गए थे।
रीजनल मार्केट्स, chieftains, priests, monasteries एंड temples began to influence the society. अब समाज में किस चीज का प्रभाव पड़ने लग गया था, है ना, मार्केट्स बनने लग गए थे, एरिया वाइज मार्केट्स हो रहे थे, सरदार वगैरह इनका रोल बन गया था, पंडितों का रोल खूब हो रहा था, प्रीस्ट का, मोनास्ट्रीज का, टेम्पल्स बिगेन टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी, मतलब इनका रोल समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिला. पीपल वर मेड टू पे टैक्सेस टू द रूलर्स ऑफ द किंगडम. अब लोगों को क्या करना पड़ रहा था कि भाई हम आपके राज्य के जो राजा हैं उनके लिए क्या करो, आप टैक्स पे करो. तो ये सारी चीजें अब होने लग गई थी. क्लियर हुआ. तो क्या क्या मेजर चेंजेस दिखे, तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट लैंड को कम करना पड़ा, कवर को कम करना पड़ गया, मतलब फॉरेस्ट को काटने लग गए, जिसके कारण जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उन्हें दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ा. ठीक है, अब उनको प्रॉब्लम होने लगी इसके चलते. और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, रीजनल मार्केट्स बन गए, चीफ्टन्स आ गए, प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, मोनास्ट्रीज बन गई, टेम्पल्स बन गए. समाज में इनका प्रभाव, इन लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, मंदिरों का प्रभाव, मोनास्ट्रीज का प्रभाव. ठीक है, अब क्या हो गई थी चीज कि अब राजा को आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है. क्लियर. Significant developments were noticed which created differences among people and groups. और भी ऐसे important जब चीज़ें समाज डेवलप हो रहा था, सोसाइटी डेवलप हो रही थी, तो ग्रुप्स के बीच में भी क्या हो रहे थे, डिफरेंस क्रिएट होने लग गए थे, अलग अलग बंटने लग गए थे. Some possessed more productive lands, many others kept cattle. जैसे कोई है, कोई अच्छे जमीन जायदाद वाले बन गए थे, कोई है जो कैटल ही पालते थे. क्लियर. People were categorized into जातीज और सबकास्ट. लोगों को कैसे कैटेगराइज किया, जातीज में बढ़ गए, सब जातीज में बढ़ गए, सब कास्ट में बढ़ गए. बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशंस एंड वर रैंक अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड. अब अपने ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग उनको क्या मिलने लग गई, उनको रैंक करने लग गए, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनको रैंक करने लग गए कि भाई ये आपका काम धंधा है तो आपकी रैंक कैसी क्या रहेगी, अगर आप अच्छे लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हो तो आपकी रैंक कैसी रहेगी, ये सब होने लग गया था. क्लियर. द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. सेम जाति का जो स्टेटस है ना, ऐसा नहीं था कि अगर मेरी जाति फॉर एग्जांपल, तो मेरा अगर स्टेटस यहाँ पे ऐसा है, मेरी जाति है, मेरा एरिया में मेरा स्टेटस अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे जाति वाला जो है उसका स्टेटस दूसरे एरिया में अच्छा हो, नहीं, डिफर करता है. क्लियर हुआ. ऐसा नहीं है कि जो मेरे रिलेटिव हैं, तो मैं अगर रिच हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ नहीं, अगर मैं रिच हूँ तो वो भी रिच होगा, उसकी भी समाज में उतनी इज्जत होगी जितनी मेरी है, नहीं, ऐसा नहीं था. तो वो वरी करता था. तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. क्लियर हुआ. कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है. चलो, केस बेस्ड क्वेश्चन अब हम देखेंगे. क्या है, द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट. जो टर्म है हिंदुस्तान, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी अंडरस्टैंड इट एज अ इंडिया, मॉडर्न नेशन स्टेट. हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न नेशन स्टेट है. आज के टाइम पे तो हम बोल रहे हैं नेशन है, कंट्री है. व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century बाय मिनाज सिराज, अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. अब जब ये टर्म यूज किया गया 13th century में, किसने यूज किया इस टर्म को, मिनाज सिराज ने यूज करा, जो पर्शियन में लिखते थे. उनके हिसाब से हिंदुस्तान क्या है, पंजाब, हरियाणा और जो जमीन है, लैंड है गंगा यमुना के बीच वाला, इसको वो मानते थे कि क्या है, ये हिंदुस्तान है. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominance of the Delhi Sultans. उन्होंने टर्म किस लिए यूज करा, पॉलिटिकल सेंस में, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सुल्तान्स का क्या था, डोमिनेशन था, तो उनके हिसाब से क्या है, यही हिंदुस्तान है, ऐसा मिनाज सिराज ने कहा. बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th century बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी. अब इसके जस्ट अपोजिट बाबर ने भी टर्म यूज करा हिंदुस्तान, लेकिन उनके हिसाब से हिंदुस्तान क्या है, जो हमारी कंट्री की ज्योग्राफी है, फौना है और जो कल्चर है हमारे लोग का, सब कॉन्टिनेंट का, तो उनके हिसाब से ये हिंदुस्तान है. द 14th century पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद. फिर 14th century के एक पोएट है अमीर खुसरो, उन्होंने कौन सा टर्म यूज करा, हिंदी टर्म यूज कर लिया. क्लियर. What did the term हिंदुस्तान mean to मिनाज सिराज when he used it in the 13th century? अच्छा, जो टर्म है हिंदुस्तान, उसका मतलब क्या था जो मिनाज सिराज ने यूज करा 13th century में, इस टर्म से उनका क्या मतलब था. हमने क्या देखा था, मिनाज सिराज का पंजाब, हरियाणा और जो लैंड बिटवीन गंगा यमुना, तो इसको मान रहे थे कि ये हिंदुस्तान है. When the term was used in the 13th century by मिनाज सिराज, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for land that were a part of the dominance of the Delhi Sultans. उनके अकॉर्डिंग इसलिए उन्होंने यूज करा हिंदुस्तान. What did बाबर meant by हिंदुस्तान? बाबर का हिंदुस्तान से क्या मतलब था, तो बाबर तो जो इंटायर सब कॉन्टिनेंट का इनहेबिटेंट्स लोग का कल्चर कैसा है, फौना कैसा है और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर रहे थे. तो इन द अर्ली ऑफ 16th century बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. क्लियर हुआ.
है ना। इसको ज़्यादा आप सोच रहे हो कि मैम एक्सप्लेन करें तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हम तो पैसेज कर रहे हैं और ऑलरेडी चैप्टर में हम और अभी यहाँ पे समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर फर्स्ट की वर्कशीट एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और सब अच्छे से रिवाइज हो गया होगा कि हमने बहुत पहले क्या पढ़ा था, काफ़ी मंथ्स पहले, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।